डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में चार तरह के डेफिनेशंस दिए गए हैं अलग अलग समय पर, जिसको हम लोग आज देखेंगे और समझेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर अभिषेकानंद, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड वी विल सी टुडे कि क्या क्या डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स अलग अलग समय में अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिए गए थे। इसमें हम लोग देखेंगे चार तरीके के डेफिनेशंस। फर्स्ट इज वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कार्सिटी डेफिनेशन और ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो हम समझें कि वेल्थ डेफिनेशन में क्या कहा गया था और किन्होंने दिया था, वेलफेयर डेफिनेशन में क्या कहा गया था, उसी प्रकार स्कार्सिटी और ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले वेल्थ डेफिनेशन, इसको दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा, जिनको हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इनकी किताब आई थी एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में केवल वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहते हैं। इसका जो पब्लिश हुआ था, ये किताब पब्लिश हुई थी 1776 में, जो एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए। इसमें वे सारे गुड्स जो कम मात्रा में उपलब्ध हैं और उनका कोई मॉनेटरी वैल्यू है, मतलब कोई मूल्य है, उसको ये कंसीडर करते हैं वेल्थ की तरह। कौन कंसीडर करते हैं? एडम स्मिथ कंसीडर करते हैं। इनके समर्थक थे जेबी से, एफ ए वालकर और जे एस मिल भी वेल्थ डेफिनेशन का सपोर्ट किए थे। अब ये लोग क्या कहते हैं? जेबी से कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ लॉज है विच गवर्न वेल्थ, मतलब वो ऐसे लॉज को पढ़ता है जो कि वेल्थ से रिलेटेड है, पूंजी से रिलेटेड है। दूसरा, एफ ए वालकर ये भी रिलेट करते हैं इसको वेल्थ से और कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज डेड बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेट्स टू वेल्थ, मतलब ये इकोनॉमिक्स एक ऐसा स्टडी है, एक ऐसा नॉलेज है जो कि वेल्थ से रिलेटेड होता है। जे एस मिल कहते हैं कि इकोनॉमिक्स रिलेटेड है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। तो ये तीनों हम लोग देख सकते हैं कि ये लोग सारे एडम स्मिथ को सपोर्ट करते हैं और वेल्थ डेफिनेशन का सपोर्ट करते हैं। वहीं इसके क्रिटिसिज्म में, इसके खिलाफ में, रस्किन एंड कार्लाइल कहते हैं इकोनॉमिक्स को कि ये एक डिसमल साइंस है, डार्क साइंस है और सेल्फिश साइंस है। ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स अगर वेल्थ की ही स्टडी है तो ये लोगों को क्या सिखाता है? ये लोगों को सेल्फिश बनना सिखाता है और केवल बताता है कि हाउ टू मेक मनी, कैसे पैसा बनाया जाए। ये केवल बात करता है पैसे के बारे में और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करता है। दूसरा डेफिनेशन आया वेलफेयर डेफिनेशन, जो कि दिया गया था मार्शल के द्वारा। और मार्शल इसको डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक्स को कि ये एक ऐसा स्टडी है जो कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ से रिलेट करता है। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ से रिलेट करने का क्या मतलब है? ये बताता है कि कैसे कोई भी कल्याण के लिए अपने किस तरह से डिसीजन लेता है। वेलफेयर डिफिनेशन को हम लोग कल्याण डेफिनेशन भी कहते हैं। और ये इसको डिस्क्राइब किए हैं अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो 1890 में पब्लिश हुई थी। ये इसमें ज़्यादा जोर देते हैं इंसान पे और इंसान के कल्याण पे, इंसान के वेलफेयर पे, कि किस तरह से वेलफेयर होता है। ये वेल्थ को रिगार्ड करते हैं कि वो केवल एक सोर्स है। सोर्स है मतलब पैसा जो है केवल एक माध्यम है ह्यूमन वेलफेयर का, ये एंड नहीं है, ये केवल मीन्स टू एंड है। इसका, इनके कहने का मतलब है कि पैसे के जरिए हम अपना कोई भी चीज़ का सेटिस्फैक्शन खरीद सकते हैं, लेकिन पैसा ही केवल सेटिस्फैक्शन नहीं देता है, बल्कि पैसे के जरिए हम लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलता है या हम लोगों का कल्याण होता है। अगर हम लोगों को भूख लगी है तो पैसे के ज़रिए हम लोग खाना खा सकते हैं, लेकिन पैसे केवल होने से हम लोगों का कल्याण नहीं होगा। तो ये मानते हैं कि ये एक माध्यम है। इसीलिए ये एम्फेसाइज करते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है अगर वेल्थ से रिलेटेड है तो ये एक संजोग है, ये एक एक्सीडेंट है कि ये वेल्थ से रिलेटेड है। तो ये आगे वेलफेयर डेफिनेशन में क्या क्या कहते हैं? ये कहते हैं मैन्स ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो ये बताते हैं कि कैसे कोई भी इंसान पैसे को प्राप्त करता है या पैसे को प्राप्त करने के लिए वो क्या क्या करता है, तो उस बारे में ये बात करते हैं।
दूसरी बात ये कहते हैं कि ये इकोनॉमिक्स को एक ऐसा सोशल साइंस मानते हैं जो कि वैसे इंसान को या वैसे एक्टिविटीज़ को नहीं मानता है, जैसे थीव्स या क्रिमिनल्स या रॉबरी, मतलब गलत चीज़ों को ये इंक्लूड नहीं करता है। ये उन सारी चीज़ों को एक्सक्लूड करता है, उसको इकोनॉमिक्स का हिस्सा नहीं मानता है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि ये उस एक्टिविटीज से रिलेट करता है जो मटेरियल वेलफेयर प्रदान करता है। वेलफेयर मतलब कल्याण। अब मटेरियल वेलफेयर का क्या मतलब हुआ, जैसे घर, खाना, कपड़ा या कोई और ज़रूरत की चीज़ जिससे किसी भी इंसान का कल्याण होता है या किसी सोसाइटी का कल्याण होता है, इकोनॉमिक्स उसके बारे में स्टडी करता है। और इन्होंने टर्म इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल किया था किसकी जगह पर, पॉलिटिकल इकोनॉमी की जगह पर। तो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड था ये मार्शल के द्वारा दिया गया था। पहले हम लोग इकोनॉमिक्स को क्या कहते थे, पहले हम लोग इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते थे, और इकोनॉमिक्स जो नाम दिया गया वो मार्शल के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है स्कार्सिटी डिफिनेशन, और स्कार्सिटी डिफिनेशन जो है ये रॉबिन्स ने दिया है, और इसको जो डिस्क्राइब किया है इन्होंने अपनी किताब नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस में किया है, जो कि 1932 में पब्लिश हुई थी। अब स्कार्सिटी जो होता है, स्कार्सिटी का मतलब अभाव होता है। हम लोग ये पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली जो होता है वो स्टडी ऑफ स्कार्सिटी है, क्योंकि हम लोगों के पास अभाव है और उसी में हम लोगों को चॉइस करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है जो बेस्ट हम लोगों के लिए हो और जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सेटिस्फैक्शन देता है। कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो स्टडी करता है लोगों के बिहेवियर को और बताता है कि वो किस तरह से लिमिटेड रिसोर्स है, जो रिसोर्स है उसको अब डिफरेंट जगह पर किस तरह से इस्तेमाल करता है। तो ये बात करते हैं मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फैक्शन का। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कैसे हम लोग जो साधन हम लोगों को उपलब्ध हैं उसको किस तरह से बेहतर चुनाव करें और बेहतर चीज़ों में लगाएं, जिससे कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो सके। तो ये आगे कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो रिलेट होता है हर तरह के बिहेवियर से, और जो है यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है, जो कि हम लोगों ने पहले ही बात किया है कि हम लोगों के पास जो रिसोर्स होता है उसका स्कार्सिटी होता है। इस कारण से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इस कारण से हम लोगों को चॉइस करना पड़ता है कि कौन सा एक्टिविटी को हम लोग प्रायोरिटी दें और उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ले सकें। तो अगर रॉबिन्स की डिफिनेशन की बात करें तो ये क्या कहता है, ये फोकस करता है स्कार्सिटी पे। ये कहता है न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, मतलब ये इसको एथिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, इसको वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है, जैसा कि मार्शल ने वेलफेयर के बारे में कहा है। तो यहाँ पर अगर कोई लिकर का अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो इसको हम लोग रॉबिन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स में लेते हैं, लेकिन अगर हम मार्शल की बात करें तो मार्शल लिकर बिजनेस को नहीं लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो एथिकल नहीं होगा। दूसरा है कि द एंड्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स आर लिमिटेड। अब एंड्स क्या है, एंड्स का मतलब हुआ कि जो हम लोग चाहते हैं, हम लोग का जो वांट होता है, जैसे हम लोग चाहते हैं हम लोग को बड़ा सा घर हो, करते हैं काफ़ी सारी गाड़ियां हो, तो हम लोगों का जो वांट है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, हम लोग का वांट अनलिमिटेड है, लेकिन मीन्स मान लो कि हम लोगों को घर के लिए या गाड़ी के लिए पैसा चाहिए, मान लो सपोज मान लीजिए, तो मनी अगर वो लिमिटेड है तो हम लोग सारा कुछ नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि मनी जो हम लोगों के पास लिमिटेड है। इसीलिए कहते हैं कि वांट हम लोगों का अनलिमिटेड होता है, लेकिन उसको प्राप्त करने का जो साधन होता है वो हमारे पास लिमिटेड होता है। इसीलिए स्कार्सिटी डिफिनेशन को काफ़ी ज़्यादा माना भी गया है इकोनॉमिक्स में। अब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कंसेप्ट है ये भी यहीं से स्कार्सिटी से ही आया है। नेक्स्ट कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पहले कर चुके, चूँकि हम लोग के पास अभाव होता है साधन का तो हम लोगों को चुनाव करना पड़ता है। तो चॉइस एराइजेस इन एवरी सोसाइटी इररेस्पेक्टिव ऑफ लीगल एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। तो हमारे पास हमेशा चॉइस करना होता है जो कि बेस्ट सोसाइटी को प्रदान करे। अब एक किताब थी एफ्लुएंट सोसाइटी जो पब्लिश हुई थी 1958 में, और इनको लिखा गया था जॉन केनेथ
गैल्ब्रेथ के द्वारा। अब ये एफ्लुएंट सोसाइटी में क्या कहते हैं, ये कहते हैं क्लियरली कि किस तरीके से वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड स्टेट्स में देखा गया कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो काफ़ी वेल्दी होता चला गया, लेकिन जो गरीब रह गया वो था पब्लिक सेक्टर। क्यों? क्योंकि सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और परपिट्यूटिंग इनकम डिस्पैरिटीज़, क्या हुआ कि इनकम जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा होने लगा और पब्लिक सेक्टर में कम होने लगा, तो यहाँ पर डिफरेंस आने लगा। तो ये चीज़ एफ्लुएंट सोसाइटी में इन्होंने कहा है गैल्ब्रेथ ने। नेक्स्ट है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ये दिया गया था सैमुअल्सन के द्वारा। तो इसमें अपने डेफिनेशन में ये काफ़ी प्रभावी रहते हैं और ये सपोर्ट करते हैं स्कार्सिटी डेफिनेशन रॉबिन्स का, और इसको और आगे लेकर जाते हैं। तो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा स्टडी है जिसमें हम लोग मेन एंड वीमेन के चॉइस की बात करते हैं, बिना पैसे के या बिना पैसे के, कि किस तरह से वो लोग अपना जो लिमिटेड रिसोर्स को किस तरह से करते हैं और अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप के कोमोडिटीज़ का, डिफरेंट टाइप के सामान का प्रोडक्शन करते हैं एक समय में और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंजम्पशन के लिए अभी और फ्यूचर में। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो कि ये इंक्लूड किया जाता है इकोनॉमिक्स के डिफिनेशन में। फर्स्ट टाइम एक ये है कि ये टाइम को इंक्लूड करते हैं सैमुअल्सन, जो कि फर्स्ट टाइम डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में इंक्लूड किया गया। और दूसरा चीज़ है कि ये नाउ एंड फ्यूचर, मतलब फ्यूचर की भी बात करते हैं, और किसी डेफिनेशन में अभी तक फ्यूचर की बात नहीं की गई थी। तो लाइक रॉबिन्स, सैमुअल्सन ऑल्सो स्ट्रेस्ड ऑन प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी है, इसीलिए हम लोगों को चूज़ करना पड़ता है अल्टरनेटिव यूजेस में, ठीक है। तो इट मीन्स इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स। सैमुअल्सन इंक्लूडेड एलिमेंट ऑफ टाइम, जो कि हम लोगों ने पहले कह चुका है कि ये टाइम को इंक्लूड करते हैं। ये डेफिनेशन ब्रॉडर एस्पेक्ट में है क्योंकि ये एप्लीकेबल होता है बार्टर इकोनॉमी में भी। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा डेफिनेशन बार्टर इकोनॉमी में भी एप्लीकेबल है, तो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन बार्टर इकोनॉमी में भी एप्लीकेबल है और मनी इकोनॉमी में भी एप्लीकेबल है। ये डेफिनेशन डील करता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से, जो कि स्कार्सिटी डेफिनेशन में भी किया था, नॉट ओनली ऑफ द प्रेजेंट बट फ्यूचर टू। ये बट फ्यूचर टू, तो इसलिए देख चुके हैं 4 डेफिनेशन, जिसमें एडम स्मिथ ने दिया था वेल्थ डेफिनेशन, मार्शल ने दिया था वेलफेयर डेफिनेशन, रॉबिन्स ने दिया था स्कार्सिटी डेफिनेशन और सैमुअल्सन ने दिया था ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। थैंक यू, और वीडियोस के लिए बने रहें।